निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता के हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चक्रवर्ती और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। आज जो परिचर्चा में आए हैं उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ते हैं संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी ब्रह्मदत्त पुरी जी। स्वामी ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण, जय 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 जय। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से कांग्रेस के कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय जय सर। कल्याण जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी, आज का युवा नशे की तरफ बहुत तेजी से भाग रहा है और इसका कारण एक ही है। अभी आपने देखा होगा महाकुंभ लगा था, महाकुंभ में भी जो एक आईटी बाबा थे जिनको आप लोगों ने बहुत मीडिया ने प्रमोट भी किया था, वो भी नशा लेते थे। यानी बड़े बड़े युवा लोग जो एकदम सेट हो चुके हैं या नहीं सेट हुए वो भी नशा ले रहे हैं। युवा पीढ़ी तो नशे की तरफ भाग रही है और ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड अनएजुकेटेड लोग भाग रहे हैं, सबके सब लोग भाग रहे हैं नशे की तरफ। और नशे की तरफ जो भाग रहे हैं उनसे किस तरह से ये देश बर्बाद हो रहा है उसको आप देखें। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं आज को एंकर शांतनु बनर्जी। शांतनु बनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद जी, धन्यवाद सुशील जी। तो आप देखें, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कल्याण जी से। कल्याण जी, आप बताएं, जो इस समय जो चल रहा है, नशे की खेप जो चल रही है पूरे देश में और नशे से लोग जो युवा पीढ़ी भाग रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है कल्याण जी? नमस्कार सबको और धन्यवाद आपको कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है आज का, क्योंकि ये अति आवश्यक है कि हम इस पर चर्चा करें। और चर्चा इसलिए करनी चाहिए कि आज से हमारा युवा नशे की गिरफ्त में होता जा रहा है और धीरे धीरे करके वो एक ऐसी लत में पहुंच रहा है जहाँ उसको खुद का भी होश नहीं रहता और अपने शरीर का भी होश नहीं रहता। हम जिस नशे की बात कर रहे हैं वैसे नशा कई प्रकार का होता है। नशा बाहु का भी बल का भी होता है, एक पद का भी होता है, एक पोस्ट का भी होता है, एक सत्ता का भी होता है। मगर हम यहाँ पर जिस नशे की बात कर रहे हैं वो नशा है हमारी देश की आने वाली नस्ल को बर्बाद करने वाला नशा। अब इसके पीछे सबसे बड़ा मेन कारण तो ये है कि हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स हैं या हमारे जो गार्जियंस हैं, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये नशा आ कहाँ से रहा है। क्योंकि नशा जब आएगा तो उसकी खपत भी बढ़ेगी और खपत बढ़ेगी तो इसमें छोटे छोटे गिरोह और छोटे छोटे लोगों को नशेड़ी बनाया जाता है। क्योंकि एक ये बहुत बड़ा रैकेट है, एक सोची समझी चाल है और एक ये रैकेट में कहूंगा कि इंटरनेशनल रैकेट है जो विदेशों से नशा इंपोर्ट होता है और फिर यहाँ पर जो ऐसे लोग बाग हैं जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है और वो रोजगार के लिए या पेट उधर पूर्ति के लिए लालायित है, उन लोगों को पकड़ा जाता है, उन लोगों को एक गिरोह के रूप में बनाया जाता है और फिर धीरे धीरे करके ये स्टेट वाइज, फिर मोहल्ले वाइज और फिर शहर वाइज और फिर कई जगह वितरित होता है। ये लोग बाग एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं। ये 2 नंबर का काम है मगर करते एक ईमानदारी के हिसाब से करते हैं। ये आप देख लीजिए, स्कूल के पास में चले जाइए, आप हॉस्पिटल के पास में चले जाइए आप, या अन्य कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ पर यह कि ज्यादा क्वांटिटी में लोग बाग जुड़ते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में लोग बाग इकट्ठे होते हैं, तो ये ऐसी जगह तलाश करते हैं। और आज के युग में ऐसी तलाश करना बहुत बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि जब भी हमारे जैसे मान लो कि अभी हमने 66 करोड़ आदमियों का जो कुंभ बनाया, हमारे पड़ोस में एक खाटू श्याम जी का मंदिर चल रहा है जहाँ करोड़ों की संख्या में दर्शक आते हैं। और जब करोड़ों की संख्या में दर्शक आते हैं तो लाखों में या हजारों में लोग बाग ड्रग एडिक्ट भी होते हैं और वहां पर जो है नशा जमकर बिकता है और वो अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को मैं तो आपके माध्यम से ये सजेशन देना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट को इसके प्रति सजग और सावधान होना चाहिए और ऐसी जगह जहां से नशा जो है इंपोर्ट होता है या नशा हमारे देश में दाखिल होता है, उन जगहों पर सख्त कार्रवाई करे और जो लोग बाग नशे में पकड़े जाते हैं या नशे का पैडलर जो होते हैं नशा बेचते हुए या सप्लाई करते हुए पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर सख्त कानून हो जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति उनके साथ में नहीं लगे। और एक इसके ऊपर एक बहुत सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। अगर इसके ऊपर सख्ती नहीं होगी तो धीरे धीरे करके ये पूरे देश को गिरफ्त में ले लेगा और आने वाले युवाओं की जो है माध्यम से सरकार से और अन्य लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस धीमे जहर को रोके और इसके प्रति गवर्नमेंट को सजग करे या गवर्नमेंट को सलाह दे कि वो एक सख्त कानून बनाए और लोगों को नशे के प्रति अवेयरनेस करे और लोगों को इसके अच्छे बुरे परिणाम समझाए, जगह जगह होर्डिंग लगाए और आने वाली पीढ़ी को इसके प्रति जो है सजग करके सावधान करे और उसके दुष्परिणाम जो होते हैं उनके बारे में बताया जाए। मैं तो आपसे इतना ही गुजारिश करूंगा कि सरकार को इसके ठीक है प्रति कल्याण जी, आपके सख्त पास कदम अपन उठाने दोबारा आते हैं। हम आपके पास दोबारा आते हैं। आज हमारे साथ सौभाग्य से हमारे को एंकर आए हुए हैं शांतनु बैनर्जी। धन्यवाद सर। शांतनु बैनर्जी, प्लीज टेक ओवर। आज का जो थैंक यू विषय है आप लीजिए, यू आर बेस्ट। थैंक यू प्लीज सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज जी। प्लीज कैरी ऑन। जी 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 कल्याण जी, आपकी बातों से तो काफी बहुत सहमत हूं मैं, लेकिन चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वामी जी की तरफ मैं आता हूं, क्योंकि स्वामी जी एक अलग रूप से इसको प्रस्तुत करेंगे, मुझे इस बात का विश्वास है। इसलिए स्वामी जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो नशे की आदत जो आजकल युवा वर्ग जो इसमें गिरफ्त में आ रहा है, उसके बारे में आप क्या प्रकाश डालेंगे? बहुत अच्छी बात है। ये प्रश्न जो है ये कोई व्यक्तिगत या संस्थागत या जातिगत या कोई विशेष क्षेत्रगत नहीं है। ये सार्वजनिक और ये पूरे भारत की हित में है और बहुत अच्छी बात है कि ये प्रश्न बड़ा बहुत ही गंभीर मामला है कि ये इस तरह से जो नशे की खेप भारत में फैलाई जा रही है, भारत के युवाओं को बांटी जा रही है और उन युवाओं की बुद्धि को विकलांग बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि भारत की हमारी युवा जनता जो है वो हमारा भारत देश हमेशा जो है युवाओं पर निर्भर रहता है, चाहे भारत के जवान हो, चाहे वो भारत के किसी भी संस्था में हो, कार्यालय में हो, सचिवालय में हो। तो इस तरह के जो पदों पर जो संस्थाएं हैं, तो ऐसा आगे आने वाले भविष्य में फिर पीछे की जनरेशन जो हमारी पीढ़ी है वो भी आगे की तैयारी है उनको आने का। तो कुछ विदेशी कल्चर के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ षड्यंत्र ऐसा भारत के अंदर है कि इन लोगों को जो है बुद्धि विकलांग बना दो, ये कहीं के नहीं रहेंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे। तो इस तरह से और थोड़ा सा मैं इशारा ये करना चाहूंगा कि कुछ धार्मिक संस्थाएं भी इस नशे को महत्व दे रही हैं, जैसे अखाड़ा वगैरह कोई ये और भी। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अखाड़े के अंदर भी जो इस तरह के जो कुछ संत या कुछ इसका प्रचलन करते हैं, तो आने वाले जो युवा जो जनरेशन है, जो संत हैं, वो राष्ट्र के प्रति और अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति न जुड़ने के बजाय उनकी रूपरेखा दूसरी तरफ चली जाती है। तो उससे भी बचाव करने के लिए भी मैं ये सारे के रूप में अभी बता रहा हूँ कि वहाँ धार्मिक संस्थाएं हो या राष्ट्रीय संस्थाएं हो या कोई अन्य जो न्यूट्रल या लोकल प्राइवेट संस्थाएं हो, तो इसमें क्या है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि धार्मिक आधार पर जो है उसको एक उसका लाभ बता करके, और उससे क्या होता है कि इर्द गिर्द 10-20 लोग बैठ जाते हैं और वो नशा की खेप लेके आते हैं और वहां से नशा फिर वो सब लोग सीख कर जाते हैं।
तो ऐसा भी मैं कहना चाहूंगा कि अखाड़ा द्वारा मठ मंदिर ये सभी जो है इन चीजों को प्रोत्साहन न दे के बल्कि राष्ट्र और अध्यात्म पर प्रोत्साहन दे। और क्योंकि हमको अगर भगवान के नाम का नशा इतना बड़ा है कि उस नशे में दूसरे नशे का तो ख्याल ही नहीं है। क्योंकि मैं इन चीजों को नहीं मानता। कई कहते हैं कि नशा करने से ध्यान लग जाता है, भजन में मन लगता है, एक धुन हो जाती है, समाधि की गति हो जाती है। समाधि की गति नाम का ऐसा नशा है कि वो समाधि की स्थिति तक भी पहुंच कर उसको भी भूल जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि एक तो बात ये रही। दूसरी बात प्रचलन होने का कारण है। प्रचलन होने का कारण ये है कि हमारे तमाम प्रांत, सभी प्रांतों में, भारत के हर क्षेत्र में कोई राज्य ऐसा नहीं बचा होगा कि जहां बिल्कुल नशा मुक्ति होगी। नशा कहीं ना कहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का, चाहे ड्रग्स हो या किसी प्रकार का ये आपका ये चलता है, क्या बोलते हैं, ये सूंघने वाला जो होता है, स्मैक वगैरह इत्यादि जो ये चीजें हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पर जो है, यहाँ मंदिर में एक छोटा सा बच्चा आता है, करीबन 10-11 साल का है, और वो रुमाल में पता नहीं ऐसा कुछ सूंघ रहा था बैठ के। तो मेरे को तो किसी ने इशारा किया, देखो महाराज, बोले ये बच्चा जो है स्मैक सूंघ रहा है। तो ऐसी हालत हो गई है, 11-11 साल के बच्चे भी लग गए अब स्मैक सूंघने। तो बताओ, अब ये बच्चे, 11 साल का बच्चा क्या स्कूल में पढ़ेगा, क्या वो अपने जीवन का तय करेगा, किस तरह से उसका ये होगा। तो स्वामी जी आप मैं जनता को भी ये कहना चाहूंगा कि अपने उनके माँ बापों से कि अपने बच्चों पर निगाह रखें कि वो बच्चे ऐसे इस तरह से नशा की खेप और नशे के गिरफ्त में, गिरोह में फंस रहे हैं। उन पर नजर रखें और सावधान, कुछ उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। साथ में जो है सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है। जितने एनजीओ संस्था वाले हैं, ये भी जो है इसको जिम्मेदारी अपने हाथ में ले तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि वो अगर इस तरह से सभी संस्थाएं अपना जिम्मेदारी समझ के उन पर नजर रखें, युवाओं पर अपने अपने मंडल क्षेत्र में, वार्ड में इस तरह से ध्यान रखें तो बहुत कुछ हो सकता है। और उसके लिए जो है सचेतक सचेतक युवा, सचेतक सिपाही जो है इस नाम से कुछ होना चाहिए, ताकि वो सचेतक जो है सचेत रह करके उनको जो है सचेत करें और खुद सचेत भी रहेंगे, उन पर नजर रखेंगे। तो सचेतक संस्था एक बने, ऐसी प्राइवेट संस्थाएं गांव में बने परहित के लिए, कि ताकि वो नजर रखें। तो उस जब सभी आदमियों को दबाव उस पर पड़ेगा तो उसको मजबूरन जो है इस चीज से पल्ला झाड़ना ही पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा मजबूरन। तो ऐसी बातें हैं, स्वामी कुछ जी। तो हमारी भी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कि ये हम हाँ सोचते हैं स्वामी उसका ही जी। बच्चा बिगड़ रहा है बिगड़ने दो, इसका बच्चा बिगड़ रहा है बिगड़ने दो। तो ये हमारी भी कुछ लापरवाही है, हम अपनी भी गलती मानते हैं। तो इसलिए जो है ऐसा अगर करना है कुछ, अब उन आने वाली पीढ़ियों का अगर हित चाहते हैं, उन युवाओं का हित चाहते हैं कि वो युवा कुछ हमारे देश और राष्ट्र के भविष्य है, और उस भविष्य को अगर बचाना है, और हमारे देश की बुनियाद जो है युवाओं पर टिकी होती है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो बुनियाद तो कमजोर पड़ जाएगी और फिर ध्वस्त हो जाएगा। राष्ट्र रूपी जो छत है वो तो गिर जाएगी, कैसे टिकेगी। तो इसलिए जो है स्वामी आज जी बहुत आपकी जरूरी बात है। से, हाँ स्वामी जी आपकी बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत अच्छी बात बोली आपने, जिसमें आपने सबसे बड़ी बात जो बोली है कि नशा कई तरह का होता है। इसमें नशा भगवान से भी हम जोड़ सकते हैं। तो अगर वो भगवान से हम नशा जोड़े अपने आप को, तो अपने को उत्थान करने का एक मौका मिलेगा। जैसे किसी कवि ने बहुत अच्छा बोला है शायर ने कि मुझको मैं कश समझते हैं सब वादा कश, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाता हूं मैं, मेरी रग रग में नशा मोहब्बत का है। वो समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। जो ये मोहब्बत का नशा, मोहब्बत मतलब भगवान से, ईश्वर से हम मोहब्बत का नशा रख सकते हैं। तो ये नशा बहुत अच्छा बात आपने कही है कि ये हम भगवान से नशा रखें। अब इस चीज को मैं मोड़ते हुए एक बार फिर कल्याण जी की तरफ मैं लाना चाहता हूँ। कल्याण जी, आप तो राजनीतिक हलचलों में काफी शामिल हुए हैं, शामिल रहे हैं, काफी जागरूक हैं आप। बहुत अच्छा अभी मौजूदगी में जो विपक्ष है, विपक्ष के आप सशक्त एक स्तंभ है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि युवा वर्ग हताशा और हतप्रद में होकर नशे की ओर बढ़ रहा है? हम पुराने जमाने से अगर इसका थोड़ा सा संबंध हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि पुराने जमाने में, आज से 50-60 साल पहले, इतने नशे की आदत नहीं थी जितना आज का जो युवा वर्ग है वो नशे की ओर बढ़ रहा है। उसका कारण है कि वो हताशा है। पुराने जमाने में लड़के पढ़ाई करते थे, उनको नौकरियां मिलती थी, समाज में उनकी अच्छी स्थिति थी, समाज उनको एक उस वर्ग के रूप में देखता था जो राष्ट्र को आगे लेकर जाएगा। आजकल
का युवा वर्ग लिखा पढ़ा है, लेकिन उसके पास ना तो नौकरियां है, ना कोई और साधन है उसके पास कि वो अपने आप को परिलक्षित करे कि मैं एक ऐसा वर्ग को वैसे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो समाज को कहीं आगे दिशा देगा। वो दिशाहीन है। तो सरकार भी इस प्रति कुछ नहीं कर रही है, नौकरियां कहीं है नहीं, हताशा और हतप्रता ये युवा वर्ग में है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को या कुछ इस तरह का कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो ये युवा वर्ग है जो ये हताशा की ओर बढ़ रहा है, और हताशा की ओर बढ़ने के लिए उसके कारण से ये नशे की ओर जा रहा है, तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार इस प्रति जागरूक हो? बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और सबसे बड़ा एक जो मेन जो कारण है, मैं बेरोजगारी को मानता हूँ। आज का युवा पढ़ा लिखा है, आज का युवा जो है अच्छा जीवन जीना चाहता है, विलासिता जीवन जीना चाहता है और बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता है। आज के युवा की जो मेंटलिटी है या सोच है वो यही है कि मैं अच्छा काम करूं, अच्छे पैसे कमाऊं और एक लग्जरी लाइफ जीऊं। जब उसको लग्जरी लाइफ नहीं मिलती है, अच्छा पैसा नहीं मिलता है, तो वो डिप्रेशन में जाता है और पढ़ा लिखा होकर कल्याण जी की आवाज कट रही है। कल्याण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। डिप्रेशन में जाने के बाद वो फिर ऐसी संगत में पड़ता है। कल्याण जी अपना कल्याण जी वाईफाई की चेक आवाज करें में, आप। हाँ वो आप आवाज चेक करें, इसलिए मैं वापस थोड़ा सा स्वामी जी की तरफ मैं अपने आप को मोड़ता हूँ। तो स्वामी जी, जो मीडिया है, क्या आपको ये नहीं लगता कि मीडिया इस चीज का जो कवरेज है या जो युवा वर्ग है उसको और ज्यादा उकसा रही है? अभी महाकुंभ में हमने देखा कि कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मीडिया की ओर से हमको कुछ ऐसे साधु संत या तथाकथित साधु संत जो युवा भी हैं, वो नशे के आदत से प्रभावित हैं और उनको कुछ इस तरह से महिमावान महिमा मंडित कर दिया गया कि भाई ये कितने अच्छे हैं या कितने वो हैं। जो उनका जो कहना था वो भी सही नहीं था, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति भी उनका आदर इतना नहीं था, समाज के प्रति भी वो कुछ उनका कर्तव्य कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन मीडिया ने कुछ ऐसा उजागर किया। तो ये मेरे ख्याल से जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग मीडिया के हिसाब से भी चलता है, अपने आप को एक शान समझ लीजिए आप उसको, ये शान समझता है कि अगर मैं इस तरह से नशे करूंगा, नशे में आजकल तो शराब और सिगरेट तो एक बहुत आम नशा हो गया है। मैं बात करता हूँ कोकीन, गांजा, चरस, स्मैक, इनकी तरफ मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आजकल एक बहुत आम सी घटना हो गई है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि मीडिया भी इसके लिए जिम्मेवार है? जी, मीडिया तो, अब मीडिया की बात ये कि मीडिया तो कई बार क्या करते हैं कि कुछ हाई फाई प्रोफेशन के लिए वो जो है कि वो हाईलाइट करने के लिए, ताकि जो है हमारों को अच्छे लाइक मिले, अच्छा वो हमारे लोगों की, हमारी संस्था जो है प्रचार प्रसार बढ़े, ऐसा भी कुछ कुछ करते हैं। पर सब कोई मीडिया में सब ऐसा नहीं करते, कुछ कुछ होंगे जो ऐसा विचार करते होंगे। पर बड़ी बात तो, सबसे बड़ी बात मंथन ये है कि देश के अंदर जो नशा की जितनी भी चीजें हैं, भांग के ठेके दिए जाते हैं, शराब के ठेके खोले जाते हैं। इन ठेकों को अगर सरकार इनको बदल करके कोई दूसरी चीज प्रकार के ठेके ऐसे खोले जाए जिससे कि आने वाली पीढ़ी को जो है बर्बादी भी ना हो, और दूसरा जो है भारत की इकोनॉमी भी बढ़े। तो जब अगर इस नशे का प्रतिबंध करने की बात होती है तो सरकार और सभी जो है चिलबिलाते हैं, बोला इसमें तो अच्छी इनकम है, हमारे भारत का बजट तो बहुत बढ़िया, इसमें बनता है, इकोनॉमी अच्छी है। पर हम ये नहीं देखते कि अपने बजट के चक्कर में चंद पैसों के लिए तो आदमी जो है पाकिस्तान से भी मिल रहा है, आतंकवाद कर रहे हैं, उग्रवाद फैला रहे हैं पैसों के लिए। तो पैसा सब कुछ नहीं होता है। हम ये कहते हैं कि जिंदगी और जान बड़ी होती है, और जिंदगी अगर किसी का भविष्य बड़ा होता है तो उस भविष्य का हम चिंतन करते ही नहीं है।
हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि बस इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, पैसा किस चीज से ज्यादा आएगा। हमें तो अगर समाज का ये तो हम जिस दिन सोचने लग जाएंगे तो ये मुझे मालूम है इकोनॉमी घटेगी, उसमें जो आय का साधन डूबेगा। पर ये है कि कम से कम लोगों का अपना स्वच्छ भविष्य रहेगा, वो कुछ अपने जीवन में कुछ कर तो पाएंगे। एक थोड़ा इशारा हम करते हैं, जैसे कल्याण जी कह रहे थे कि बेरोजगार हो जाते हैं तो वो इधर की ओर धकेले जाते हैं या वो इस ओर मुड़ जाते हैं, इस तरह जो है वो बच्चे उधर को रुख कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है, रोजगार करने के लिए बहुत कुछ है, रोजगार की कमी नहीं है कि कोई बेरोजगार और ऐसा करे। ये तो जो है लत जिसको पड़ जाती है, आदत जिसको पड़ जाती है, तो आदत तो पहले थोड़ा सा शराब पी ली, थोड़ा चरस पी लिया, थोड़ा ऐसा पी लिया, ये कर लिया। तो हम भी जब छोटे थे, जब संत थे छोटे, हम तो बचपन से बड़े थे, और जब छोटे सी उम्र के थे तो तब उस वक्त हम देखते थे, हम भी औरों को बोलते, बोला ये प्रसाद है, ये तो हम ये समझते थे ऐसा खाना सिविल संस्थाओं में शायद ही कोई बहुत बड़ा महत्व है इसका और प्रसाद है। तो इस तरह की बातें, पर जब जैसे धीरे धीरे अब ज्ञान हुआ, जैसे आगे बढ़े हैं तो हमको समझ आ गई है, तो हम औरों को भी समझाते हैं कि इससे बचें, ये चीज बड़ी खतरनाक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सावधान करना कुछ सरकार का भी दायित्व बनता है, कुछ प्राइवेट संस्थाओं का बनता है, कुछ एनजीओ का बनता है, कुछ सामाजिक संस्थाओं का भी बनता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी मीडिया को दोषित करें या किसी पकड़ के किसी एक व्यक्ति पर लांछन लगाएं, बल्कि ये कि जिम्मेदारी और जवाबदारी, अगर हम मौन और चुप रहे हैं तो हमारी भी बढ़ती थी। तो इसलिए जो है कि उसको ऐसा कोई तौर तरीका सरकार खोजे कि ये नशा जितना हो कम हो, और उसकी जगह भारत के अंदर ऐसी चीजें का आयात निर्यात किया जाए कि ताकि इकोनॉमी बढ़े। तो ऐसा भी बहुत कुछ करने को है हमारे भारत के अंदर, क्या नहीं है। सरकार वो पैसा जो है वहां लगाएगी तो उतना कमाएगी। अभी कुंभ में देखिए, सरकार ने 6200 करोड़ लगाए थे, 6200 करोड़ लगाए थे, और 3 लाख जो करोड़ जो है उसका व्यापार हुआ है। तो कहने का मतलब है क्या, यहाँ जब नशा नहीं बिका तो क्या वो व्यापार नहीं चला, यहाँ चलता है। पर लेकिन ये है कि हमारा कहने का मतलब है कि कम से कम सरकार जब थोड़ा खर्च करेगी तो उसके बाद जो है अच्छा आयात निर्यात होता है। अब ये शराब की पेटी, केजरीवाल जी जैसे अब बातें चर्चा आ गई है, जब नशे का चर्चा है, तो मैं कोई राजनीति चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं विषय उसी को लेकर हमारा जो पॉइंट, मेन पॉइंट जो है वही रहेगा। तो वो जो है दिल्ली में पूरा नशे का जाल बिछाने के बाद अब पंजाब की ओर रुख कर लिया, और ऐसे बेशरम आदमी हैं वो कह रहे हैं हम पंजाब में जाके नशा छुड़ाने आए हुए हैं। बताओ वो क्या नशा छुड़ाएंगे, दिल्ली में जो है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी जो है ऐसा बर्बाद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया उनका जीवन। और अब वो लोग जो है वहां गए हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं अकबर सबसे बड़ा था और औरंगजेब सबसे बड़ा था। जो लोग औरंगजेब की जो है सफाई दिखाते हैं और वो पंजाब में जाकर के वहां बैठा अगला बद दिखा रहा है पाखंड करके, वो मोदी जी की नकल करते हैं कि मोदी ऐसे ऐसे हाई प्रोफाइल बन गए हैं तो हम भी करेंगे। लेकिन ये तो नकली नकली होता है, असली असली होता है। वो तो ओरिजिनल सिस्टम में चल रहे हैं अपने, और वो देख के कर रहे हैं कि शायद हम भी हाई फाई हो जाएं। ऐसा नहीं होता कोई हाई फाई, जमीनी काम करो, जमीन में काम करना पड़ेगा। मोदी जी ने तो बच्चों के लिए सबके हित में सबके कार्य कर रहे हैं, करेंगे भी और कर रहे हैं। पर उनका जो है वो स्वामी नकली जी। लोग जो है ना इस तरह का हाँ पाखंड करते हैं, बल्कि उनको अभियान हाँ, छेड़ना चाहिए था कल्याण जी। नशे नशे के कल्याण खिलाफ। जी, और अब मैं दिल्ली आपकी से तरफ आता हूँ। एक पेटी फ्री कल्याण जी, 60 में न खर्चे, अगर वो नशे का कल्याण जी एजेंट जो आपकी है। तरफ आता हूँ। आप ये बताएं, जैसे एक गोल्डन ट्रायंगल है, आप जानते हैं, जो ये जो अंदर जो आ रहा है भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर जो माल आ रहा है वो एक गोल्डन ट्रायंगल है। चीन, नेपाल और बर्मा, एक ये गोल्डन ट्रायंगल है। एक मिडिल ईस्ट है, वहां से ये सारी चीजें हमारे अंदर आ रही हैं। तो जब हमको पता है, आम व्यक्ति को पता है, तो निश्चित रूप से सरकार को भी इस चीज का पता होगा। तो सरकार क्या इनको सीमा पर रोक नहीं सकती है? क्या आपको ये नहीं लगता है कि बड़ी आसानी से ये चीज उपलब्ध है आजकल? किसी भी आप चाय के ठेले पे भी चले जाएं, जहां पे लड़कों का, युवा वर्ग का जहां जमघट रहता है, वहां पे बहुत आसानी से ये नशे की चीजें उपलब्ध है। जहां पे जी जी। कोई पवित्र स्थान हो, किसी भी पवित्र स्थान पर कोई मेला लगता हो, चाहे वो जगह का मैं नाम नहीं लूंगा, राजस्थान में भी कई ऐसी जगह हैं, वहां पे जब ये मेले लगते हैं तो इसमें आकर्षित युवा वर्ग भी होता है, इसमें आकर्षित विदेशी लोग भी, विदेशी सैलानी भी होते हैं। और इसका एक प्रमुख कारण ये होता है कि यहाँ नशा आसानी से मुहैया होता है। तो आपको क्या लगता है कल्याण जी? बिल्कुल आपने सत्य कहा कि जो गोल्डन ट्रायंगल बता रहे हैं आप,
यही एक मेन है जहाँ पे ड्रग पेडलिंग होती है। और गवर्नमेंट को सब मालूम है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि गवर्नमेंट के सानिध्य में ये सारा का सारा चल रहा है। और एक ये बहुत बड़ा रैकेट या बहुत बड़ा बिजनेस है। आप देख लीजिए, गुजरात के मुद्रा पोर्ट पे 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है और उसको मीडिया भी दबा देता है, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स पकड़ी जाती है, न जाने कितनी रोज की ड्रग्स वहां से सप्लाई हो रही है। और ये जो प्राइवेट जो कर दिए गए हैं सारे के सारे, हर प्राइवेट आदमी अपना बिजनेस चलाना चाहता है। और गवर्नमेंट ने इसे लूप होल छोड़ रखी है, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी है जो मेडिसिन बनाने के काम में आती है, और बहुत सारी ड्रग्स ऐसी है जो सप्लाई होती है 2 नंबर में। तो जो पकड़ी जाती है उसको मेडिसिन के नाम पर गवर्नमेंट छुड़ा लेती है, और फिर बाद में वही ड्रग्स जो है बाजार में सप्लाई होती है। हमारे जो सनातन धर्म में बहुत सारे हिंदू कल्चरों में ऐसे त्योहार आते हैं, उसमें अभी आपने देखा कि अभी हमारा महाकुंभ निकल गया, क्या होली आने वाला है। तो होली पर इसकी बहुत बड़ी खपत होती है। गवर्नमेंट भांग के ठेके छोड़ती है, गवर्नमेंट दारू के चलती है। इसके साथ साथ में ये ड्रग्स भी सप्लाई होती है, और गवर्नमेंट को सब मालूम है, गवर्नमेंट के अंडर होता है सारा का सारा। क्योंकि जब गवर्नमेंट 1.5 ग्राम चरस ITI बाबा बाबा जी से पकड़ सकती है, 1.5 ग्राम, तो जो किलो में आती है उसको क्यों नहीं पकड़ पाती है? क्योंकि वो उनको मालूम होता है, अरे आगे से निर्देश होता है कि इसको जाने दो, क्योंकि ये बहुत ही करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का व्यापार है। और ये 2 नंबर में चल रहा है, गवर्नमेंट को इससे चंदा मिलता है। मुझे कहते हुए बिल्कुल डर नहीं है, और मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर मान लो कि ये जितने भी हमारे ट्रायंगल जो आपने बताया, अगर यहाँ पर सख्ती कर दी जाए, और यहाँ से इंपोर्ट जो सामान होता है, ड्रग्स आती है और ड्रग सप्लाई होती है, अगर उसको रोक दिया जाए, तो 90% हमारे यहाँ ड्रग्स रुक सकती है। क्योंकि जब यहाँ पर जो है ड्रग्स का खेती होती है, जिसे हम बोलते हैं अफीम की खेती, जब अफीम की खेती होती है तो गवर्नमेंट उससे ड्रोन से उसको वॉच करती है, देखती है, और वहां पर अपने आदमी बिठाती है कि यहाँ पर ये है कि कितने पौधे लगे हैं और कितने एकड़ में से अमल की खेती करी है, और यहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है। गवर्नमेंट उसको परचेज करती है, और वो सप्लाई होता है ड्रग्स में, अपने मेडिसिन में। तो वहां तक तो ठीक है, मगर जो ट्रायंगल से, जैसे मुद्रा पोर्ट से, गुजरात पोर्ट से और अन्य पोर्टों से ये जो माल सप्लाई होता है 2 नंबर में, ये सब गवर्नमेंट के थ्रू होता है, गवर्नमेंट के अंडर में होता है। भाई है कि जनता को पता नहीं हो, या जनता को बताना नहीं चाह रहे कि साहब हमको पता नहीं है, 4-6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 1000-2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़ लेते हैं, और फिर उसको इसी कर देते हैं कि देखिए हमने हमारी ड्यूटी पूरी कर दी। अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे युवा को अगर बचाना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, और हमारे को जो विकसित देश है उनकी श्रेणी में लाना है, तो ये ड्रग्स बंद करना बहुत जरूरी है। अगर ड्रग्स बंद नहीं होगी, तो दूसरे लोग बाग इसको ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर यहाँ पर एक ड्रग का अड्डा बना देंगे, सबको नशेड़ी बना देंगे। जैसे स्वामी जी ने कहा कि पंजाब में बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के बहुत नियरेस्ट है और पाकिस्तान से लगता हुआ है। और पंजाब में जो है नशा बहुत ज्यादा सप्लाई होता है, और वहां पर बच्चा बच्चा नशे का आदी है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। बॉर्डर पे गवर्नमेंट का काम होता है, आम आदमी उसको रोक नहीं सकता, विपक्ष खाली आवाज उठा सकता है, विपक्ष रोक नहीं सकता। क्योंकि जो भी स्टेप उठाना है गवर्नमेंट को उठाना है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि पंजाब बॉर्डर से या राजस्थान बॉर्डर से अगर ड्रग सप्लाई हो रही है, तो वहां पर सख्ती बढ़ाए, उनको रोकने की कोशिश करे। और अन्य उपकरण, आप आजकल तो बहुत सारे ऐसे उपकरण है गवर्नमेंट के पास में, और हम काफी विकसित है कि हम रोक सकते हैं। आए दिन पेपर में पढ़ने को मिलता है कि आज 2 ड्रोन में 2 किलो अफीम डाली गई, 2 किलो चरस डाली गई, तो पकड़ते ही है ना वो। कैसे पकड़ते, अगर उनको नहीं मालूम है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी पोर्ट है वहां पर इस तरह का जो इलीगल सामान आता है, इंपोर्ट होता है, उसको रोके। और उसको रोकने के बाद में जितने भी जो लोग बाग जो सप्लाई करते हैं, ड्रग पेडलर है, उनको अरेस्ट करे, सख्त कानून बनाए, उनकी जमानत नहीं हो, और उनके जो अन्य साथी हैं उनको सबक मिले कि अगर मान लो हम इस तरह के गलत काम करते हुए पकड़े गए, तो हमारा
जीवन नर्क हो जाएगा और हमारे को ताउम्र जेल में सड़ना पड़ेगा या हमारी बदनामी होगी, क्योंकि जब तक भय नहीं होता तब तक प्रीत नहीं होती। वो कहते हैं कि बाद में प्रीत न होई, तो वो वाला काम है। गवर्नमेंट को थोड़ी सख्ती करनी चाहिए, और जहाँ भी इस तरह का रैकेट चलता है वहां पर ये संबंधित थाना थोड़ा सख्त हो। हमारे सबसे बड़ा तो रीजन ये है कि जब कोई पकड़ा जाता है तो हमारे नेता लोग ही उसकी अप्रोच करते हैं, फोन करके कहते हैं कि ये उसका मंत्री है, उसका दोस्त है, उसका बेटा है, उसका भाई है, क्योंकि मेन सप्लायर तो वही होते हैं। जो सप्लायर होते हैं वो पकड़े नहीं जाते, और इसीलिए जो पकड़े जाते हैं वो लेने वाले होते हैं। और ये जो गवर्नमेंट जो है उनको संरक्षण देती है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पुनः गुजारिश करूंगा धन्यवाद। कि देश हाँ, के युवा को अगर रोकना है उसको रोकना होगा और रोकना होगा। ओवर टू यू सर। हाँ जी कल्याण जी धन्यवाद। एक बहुत ही कम समय के लिए मैं वापस मुखातिब होऊंगा स्वामी जी की तरफ। स्वामी जी, मैं ये थोड़ा सा ध्यान आपका इस तरफ लाना चाहता हूँ कि अपने उत्तर और दक्षिण में कुछ फर्क नहीं दिखता आपको? उत्तर में शायद ये पंजाब, हरियाणा, यूपी या इस तरह से जो कुछ राज्य हैं, इनमें ये नशे की खपत कुछ ज्यादा है। अगर हम दक्षिण राज्यों की तरफ जाते हैं तो दक्षिण के राज्यों में हम देखेंगे कि ये लत थोड़ी सी कम है। हो सकता है इसका कारण ये हो कि वहाँ की सभ्यता और संस्कृति जो है उससे अब भी लोगों का जुड़ाव है। आप दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण में भारतीय संस्कृति या अपनी संस्कृति पे वो गौरव रखते हैं, गर्व करते हैं, जो उत्तर में ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। क्या ये कारण नहीं हो सकता स्वामी जी? इन कारणों की बात तो शायद जहां तक मैं समझता हूँ कि इतना नहीं है। कारण कुछ और है, क्योंकि ये बॉर्डर क्षेत्र है, और नेपाल हुआ आपका, उत्तराखंड से इधर जाते हुए हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है। जो जो ये बॉर्डर क्षेत्र पड़ते हैं तो हमेशा विदेशों से ही नशा की खेप आती है। तो ये इसलिए क्योंकि ये रास्ते हैं इधर से निकलने के, सप्लाई करने के। अगर भारत के किसी कोने में जाएगा तो इधर से ज्यादातर, गुजरात में कम इतना नहीं होता है, लेकिन इधर से ज्यादा हो रहा है। तो उसका कारण है वो ज्यादा। इसलिए यहाँ जो है, जब बॉर्डर क्षेत्र है तो बॉर्डर क्षेत्र में जो है लोगों को भी जो है, पहले वो यहाँ के युवाओं को जो है नशा बांटा गया, फ्री में खेप दी गई, और फिर उसके बाद जब वो आदत पड़ गई तो उनको आदत ही बनाया गया। और उसके बाद वो अपने सप्लाई के चक्कर में जो इस तरह से वो लोग करते हैं, पहले जाल बिछाते हैं, पहले वो चुनते हैं व्यक्ति का, ब्रेन वॉश करके कि कौन सा व्यक्ति जो इसमें रुचि ले रहा है। तो उसको उनको बड़ी टाइटल होता है उनका वो, और बड़ी वो जो है टाइट होता है उनका कि कैसे करके उनको जो है अपनी और इस खेप में फंसाए, इनको उलझाए। तो इसलिए ज्यादा धन्यवाद यहाँ स्वामी जी। ये लोग इसलिए इसमें धन्यवाद ज्यादा स्वामी उलझन जी। में आ जाते हैं। स्वामी जी, स्वामी जी धन्यवाद। स्वामी जी आज की टाइम तारीख मेरे में पास इतना आज ही था। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय धन्यवाद सर। भारत। जय हिंद, जय भारत सर। जय भारत।